This is the UPSC prelims 2021 paper question number 21 और क्वेश्चन नंबर 21 है वाटर कैन डिजॉल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड। जो पानी है, जल है, उसमें कई सारे सब्सटेंस यानी कि पदार्थ आसानी से घुल जाते हैं अन्य तरह के जो द्रव होते हैं उनकी अपेक्षा। बाकी जैसे केरोसिन ऑयल में आप चीनी घोलना चाहे तो नहीं घुलेगी, लेकिन पानी में घुल जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारी तरह के सब्सटेंस को पानी आसानी से घोल देता है। तो इसका क्या रीजन हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है इट इज अ डाइपोलर इन नेचर। ये द्विध्रुवीय होता है। इसमें कितने ध्रुव होते हैं? 2। फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज डाइपोलर इन नेचर, द्विध्रुवीय होता है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब सोचिए, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ऊष्मा का अच्छा चालक है, ऐसा हो सकता है इसको जैसे घोलता होगा? नहीं, ये तो एकदम आउट ऑफ थिंक लग रहा है। ठीक है, तीसरा है इट इज अ हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। इसकी गुप्त ऊष्मा, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। तो किसी चीज की विशिष्ट ऊष्मा अगर अधिक है तो उसमें घोलने की क्षमता अधिक हो जाएगी? नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। और हम लोग जब आगे बात करेंगे तो इसमें डिस्कशन हो जाएगा। इट इज एन ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का क्या है? एक ऑक्साइड है, इस वजह से पानी घोलता है? नहीं, ये भी ऐसा नहीं। तो क्या है, पानी कैसा होता है? डाइपोलर होता है। डाइपोलर का मतलब क्या होता है? उसके कितने पोल्स होते हैं? 2। एक पोल कैसा होगा? पॉजिटिव। दूसरा पोल कैसा हो गया? नेगेटिव। आपके पास क्या नमक है? NaCl। नमक जब पानी में घुलेगा तो किसमें ब्रेक कर जाता है? Na+ आयन और Cl- आयन में। माइनस आयन किधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और प्लस आयन किधर की तरफ अट्रैक्ट होगा? माइनस की तरफ। तो आसानी से चीजें क्या हो जाएंगी? घुल जाएंगी। सही है, तो डाइपोलर होता है। क्योंकि पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। सही है, ऐसे लिख सकते हैं H2O। ऑक्सीजन जो होता है स्लाइटली क्या होता है? नेगेटिव। और हाइड्रोजन क्या होता है? स्लाइटली पॉजिटिव। तो कैसा नेचर हो गया? डाइपोलर हो गया। एक ध्रुव कैसा है? नेगेटिव, और दूसरा ध्रुव कैसा है? पॉजिटिव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वाटर इज डाइपोलर नेचर, द्विध्रुवी होता है, इसलिए इसमें आसानी से चीजें जाती। समझ में आई चीज? देखो सवाल कैसा था, यूपीएससी का सवाल है, लेकिन इजी है कि नहीं? अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ये एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, तो जाहिर सी बात हम टफ सवाल भी क्रैक कर सकते हैं। तो पहला सवाल आप क्रैक कर लोगे। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं। विद रेफरेंस ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग हाउ डू सोडियम लैम्प डिफर फ्रॉम एलईडी लैम्प। सोडियम लैम्प जो है पुराने जमाने में, और ज्यादा पुराना जमाना नहीं, अब से अगर हम 10 साल पहले जाएं तो जो स्ट्रीट लाइट लगती थी, रोड के किनारे जो लाइट्स लगती थी, वो कैसी होती थी? उनसे पीले रंग का प्रकाश निकलता था। कैसी लाइट होती थी? येलो कलर की प्रकाश आता था ना। वो कौन सा लैंप होता था? उसका नाम क्या था? सोडियम लैंप। और आजकल जो स्ट्रीट लाइट लग रही है, इसमें कैसा प्रकाश आता है? इसको क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज LED, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड है, और ये क्या है? सोडियम लैंप। देखते हैं किस तरह से डिफरेंस है। सोडियम लैंप प्रोड्यूसेस लाइट इन 360 डिग्री, बट इट इज नॉट सो इन केस ऑफ LED लैंप्स। सोडियम लैंप 360 डिग्री में लाइट छोड़ता है। और 360 डिग्री होता क्या है? ये सेंटर हो गया, कितना डिग्री हो गया? 90। ये कितना हो गया? 180। ये कितना डिग्री हो गया? यहां से लेके यहां तक 270, और पूरा का पूरा 360। तो क्या ऐसा कि लाइट ऐसे निकल रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी, ऊपर भी जा रही है, दाएं बाएं यानी चारों तरफ लाइट जा रही है, ऐसा होता था? नहीं। किधर की तरफ लाइट जाती थी? नीचे की तरफ जाती थी। तो 360 डिग्री प्रकाश नहीं देता, क्योंकि सोडियम बल्ब की बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है? सोडियम लैंप की। अगर हम बल्ब की बात करें तो बल्ब कितने डिग्री में प्रकाश देता है? 360 डिग्री। लेकिन सोडियम लैंप ऐसा नहीं करता। तो अगर हमें मैथमेटिक्स की थोड़ी सी नॉलेज है तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही है। दूसरा क्या है? एज स्ट्रीट लाइट सोडियम लैंप हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन देन LED लैंप। ये दुनिया का लगभग हर आदमी जानता है कि LED लाइट जल्दी खराब नहीं होती, क्योंकि सोडियम लैंप जो पुराने होते थे, कोई भी तरह का बल्ब हो तो उसकी एक लिमिटेड लाइफ होती है। LED प्रकाश की जो LED लगी हुई है, ये जल्दी खराब नहीं होती। और ये कह रहा है उल्टा कि सोडियम लैंप की लाइफ क्या है? ज्यादा है, और LED की कम है। तो ये सही हुआ कि गलत हुआ? गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 भी गलत है और ऑप्शन नंबर
टू भी गलत है तो सही देखते हैं तीसरा। द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम सोडियम लैंप इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक रंग का प्रकाश, इससे कैसा प्रकाश निकलता है, एक रंग का प्रकाश निकलता है, मोनोक्रोमेटिक। जबकि ये मिक्सचर होता है प्रकाश का, कई सारे स्पेक्ट्रम होता है। हमें पता है कि पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन हमारा गलत है, सही है, तीसरा ऑप्शन पता नहीं, इतना टफ पूछ लिया, पता नहीं गलत है कि सही है। तो हम थोड़ी देर के लिए इसको ब्रेक लगा लेते हैं और जरा ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। पहला ऑप्शन क्या है, 3 ओनली, जो हम लोग बात कर रहे हैं, कौन सा ऑप्शन की बात कर रहे थे, मोनोक्रोमेटिक वाला। तीसरा बी क्या कर रहा है, 2 ओनली, 2 तो एकदम गलत है, लाइफ स्पैन वाला। तीसरा क्या कर रहा है, 1 एंड 3 ओनली, 1 तो गलत ही था, 3 तो गलत है या सही हमें नहीं पता। और चौथा ऑप्शन क्या कर रहा है, 1, 2 और 3 ओनली, तीनों के तीनों गलत है। तो ध्यान दीजिए, हमें पता है पहला गलत है और कौन सा है, ये पूछ रहे 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो पहला और दूसरा गलत है तो जाहिर सी बात है ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। हमें पता है पहला गलत है तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, दूसरा तो गलत है ही है तो ये वाला ऑप्शन भी, और तीसरे में हमें कंफ्यूजन था तो जाहिर सी बात है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा वाला। तो आपको अगर तीसरा ऑप्शन नहीं भी पता तो एक्सक्लूजन के सिद्धांत से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए, सोडियम लैंप जो होता है उससे जो लाइट निकलती है वो वाकई में मोनोक्रोमेटिक होती है, जबकि एलईडी लाइट से निकलने वाली लाइट में कई रंग का प्रकाश होता है, मिक्सचर होता है, और इसमें कलर एडवांटेज क्या होती है, ज्यादा होती है, सही है। तो अगर आपको नहीं भी पता तब भी इस तरह का टेक्निकल सवाल, अगर आपको 2 ऑप्शन ठीक ठीक पता है कि ये गलत है तो तीसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन दिया है तो जाहिर सी बात है तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं बनता है। सही है भाई, समझ में आ गया सब लोगों को। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। फिर अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले 2 साल से हम पढ़ा रहे हैं अलग अलग क्लासेस में। ACE2 रिसेप्टर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर। ACE2 रिसेप्टर के बारे में तब से बात चल रही जब से कोविड-19 स्टार्ट हुआ था, कोरोना वायरस वाला, और हमें कोविड-19 के बारे में कुछ बातें पता चली। कोविड-19 बच्चों में आसानी से नहीं होता, अगर हो गया तो उसमें सिम्टम्स कैसे आते हैं, माइल्ड होते हैं, कम आते हैं। और जवान लोगों में या बूढ़ों में जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है सिम्टम्स कैसे होते जाते हैं, सीवियर होते जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, सब लोगों को ये वायरस याद है, ये कौन सा वायरस है, कोरोना वायरस है, याद है। अब कोरोना वायरस आपकी जो कोशिका, ये क्या है आपकी सेल, सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर का नाम क्या होता है, ACE2। क्या नाम है, ACE2 रिसेप्टर। रिसेप्टर वो जगह, वो दरवाजा है और सेल के ऊपर ये रिसेप्टर पाया जाता है। तो कोविड-19 का वायरस जो होता है वो आता है और इस रिसेप्टर से क्या करता है, लॉक कर जाता है। अगर ये रिसेप्टर है तो जाहिर सी बात है वायरस आपकी सेल के अंदर प्रवेश कर जाएगा, बोलो हाँ कि ना। कुत्तों में नहीं पाया जाता, बिल्ली में नहीं पाया जाता, तो जाहिर सी बात है कुत्तों और बिल्ली को कोविड-19 नहीं होता। ये रिसेप्टर बच्चों की सेल्स में नहीं पाया जाता, इसलिए बच्चों को भी कोविड-19 नहीं होता, क्योंकि वायरस बाहर ही रह जाता और बच्चों की सेल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। बड़ों में 10 साल के बाद जो है इस रिसेप्टर का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, तो 12 साल, 14 साल, 15 साल के बाद बच्चों में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। तो बताइए ACE2 रिसेप्टर, ACE2 क्या है, क्या ये रिसेप्टर है या कोई और चीज है, रिसेप्टर। और ये किस चीज से संबंधित है, ऑप्शन डी दे रखा है, स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज। क्या सही है, वायरल डिजीज से संबंधित। वायरस, ये डिजीज किससे हो रही, वायरस से हो रही कि बैक्टीरिया से हो रही है, वायरस से हो रही, तो जाहिर सी बात है वायरस डिजीज के स्प्रेड से संबंधित ये रिसेप्टर है, सही है। बाकी चीजें कि जीन्स है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का नहीं, इंडिया का सैटेलाइट सिस्टम है नहीं है, रेडियो कॉलर है वाइल्ड लाइफ के लिए नहीं है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ऑप्शन नंबर। क्लियर है भाई, ये क्या चीज है, ये वायरल डिजीज से संबंधित रिसेप्टर। क्लियर हुआ भाई सब लोगों को, ठीक है। फिर आता है BPA, बिस्फेनॉल, बिस्फेनॉल A। एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है बिस्फेनॉल A, या शॉर्ट में क्या कहते हैं, BPA। बच्चों की जो बोतल होती है, कौन सी, दूध वाली बोतल, सही है, दूध वाली बोतल खरीदने जाइए तो उस पर लिखा रहता है BPA फ्री, सही है, BPA फ्री। BPA एक जहरीला केमिकल होता है और बेसिकली फूड ग्रेड प्लास्टिक में पाया जाता है। और ये जो फूड ग्रेड प्लास्टिक होता है ये किससे बना होता है, पॉली कार्बो, एक प्लास्टिक का नाम है, क्या नाम है,
पॉलीकार्बोनेट कौन सा प्लास्टिक से बना है? पॉली। तो बच्चों की बोतल वह पॉलीकार्बोनेट से बनी होती है और नॉर्मली इसमें एक केमिकल पाया जाता है, कौन सा? बीपीए पाया जाता है। लेकिन अच्छी क्वालिटी की अगर आप बोतल लेंगे उसमें बीपीए नहीं होता और लिखा रहता है बीपीए फ्री। पूछा गया बीपीए कहां पाया था, चलो देखते हैं किस में पाया था। ऑप्शन में बोल रहा हूं, आप बताइएगा। लो डेंसिटी पॉलिथीन, बी है पॉलीकार्बोनेट, पॉलीथीन टेरीपैथलेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या आंसर हो जाएगा? पॉलीकार्बोनेट। किसमें पाया जाता है? पॉलीकार्बोनेट। विशेष प्रकार के प्लास्टिक होते हैं जिनका नाम होता है पॉलीकार्बोनेट, जिसमें स्पेशल तरह का केमिकल होता है जिसके कहते हैं बीपीए। सही है, तो ये किसमें पाया था? पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक में। फिर है ट्रिक्लोसैन, क्वेश्चन नंबर 25। ट्रिक्लोसैन ये क्या चीज होती है? एक तरह की एंटीबायोटिक पदार्थ है। एंटीबायोटिक पदार्थ वो होता है जो कि बैक्टीरिया वगैरह को क्या करता है? मार देता है। सही है। अब जो है ट्रिक्लोसैन का प्रयोग कहां करता है? साबुन बनाने में करते हैं। जैसे लाइफ बॉय का साबुन है या आपका डिटॉल का साबुन, उसमें ये केमिकल डाला जाता है। जाहिर सी बात लिखते हैं डिटॉल का प्रचार आता है, 99% जर्म्स को क्या करता है? मार देता है। तो जाहिर सी बात उसमें कोई जर्म मारने की दवा पड़ी होगी, केमिकल पड़ा होगा, जिसका नाम क्या होगा? ट्राइक्लोसैन। ठीक है, तो ट्राइक्लोसैन क्या आता है, कहां पाया जाता है? तो देखते हैं, आप बताइए। फूड प्रिजर्वेटिव, खाने का परिरक्षण करने वाले केमिकल्स में, फ्रूट राइपनिंग सब्सटेंस, फल पकाने वाले पदार्थों में, रीयूज्ड प्लास्टिक कंटेनर, प्लास्टिक कंटेनर्स में, टॉयलेटरीज मतलब टॉयलेटरीज के साबुन वगैरह बनाने में, किसमें हो जाएगा? टॉयलेटरीज या साबुन वगैरह बनाने में होता है। ठीक है, इसका अगर अधिक मात्रा में यूज कर लिया है तो लोगों में क्या करता है? मनुष्यों में बीमारी पैदा कर देता है। तो इस तरह के साबुन वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में यूज नहीं करने चाहिए, जो कि इसमें क्या पाया था? ट्राइक्लो। क्लियर हो गया भाई? तो किसका ऑप्शन हो जाएगा? टॉयलेटरीज। नेक्स्ट, ठीक है। फिर है विद रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट रिकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 35। विद रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक विशेष प्रकार की वैक्सीन आई है जिनका नाम होता है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। जैसे कि अभी एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, कौन सा? स्पुतनिक 5। क्या नाम है? स्पुतनिक 5। इसको ऐसे लिखा जाता था, स्पुतनिक 5 को, और कई सारे हिंदी के न्यूज चैनल इसको स्पुतनिक वी कहते हैं। वी नहीं है, रोमन लेटर में क्या है? 5 है। ठीक है, गलत बोलते हैं, रिसर्च नहीं है। स्पुतनिक 5 वैक्सीन किसने बनाई है? रशिया ने बनाई है। और इसमें स्पुतनिक 5 में 5 का मतलब क्या है? इसमें एक वायरस का प्रयोग किया गया है जिसका नाम होता है RAD5। हमारा एक वीडियो भी पड़ा है वैद्यासीएस पे, उस पर स्पुतनिक 5 का वीडियो पड़ा हुआ है, अब जाकर लोग जाकर देखिएगा। उसमें 2 वेक्टर्स पड़े हैं। कौन सा वायरस होता है? क्या नाम होता है? RAD5। रिकॉम्बिनेंट एडिनो वायरस। एडिनो वायरस किसको कहते हैं? सर्दी खांसी जुकाम के वायरस का नाम क्या होता है? एडिनो वायरस। और एडिनो वायरस के अंदर डीएनए पाया था। और डीएनए के कितने स्ट्रैंड का होता है? डबल स्ट्रैंड। कितने स्ट्रैंड का होता है? सीडी है, ये सीडी है। सीडी में कितने डंडे हैं? एक और कितना, तो कहते कितना स्टैंडर्ड हो गया? अगर केवल एक ही डंडा हो तो सीडी कैसी हो गई? सिंगल। तो आरएनए कितने स्ट्रैंड का होता है, जबकि डीएनए कितने स्ट्रैंड का होता है? याद रहेगा। और एडिनो वायरस में कैसा डीएनए पाता है? तो सर्दी खांसी जुकाम का सामान्य वायरस कौन सा है? एडिनो वायरस। तो इस एडिनो वायरस को हमने क्या किया? जेनेटिक इंजीनियरिंग से थोड़ा सा चेंज कर दिया, और चेंज करने के फलस्वरूप जो है क्या है, ये किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने? वैक्सीन में। डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगा, पूरा का पूरा वैक्सीन कैसे बनाते हैं स्पुतनिक 5। ठीक है, तो क्या इसमें वायरस को चेंज किया गया? ऐसे वायरस का नाम क्या होता है? वेक्टर। और इससे क्या बनाई गई है? वैक्सीन। वैक्सीन का नाम क्या? स्पुतनिक 5। अब मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, देखिए कि दोनों सही है कि दोनों गलत है, कि एक सही कि एक गलत है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज वैक्सीन। सही है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब ही क्या हो गया? इसमें कौन सी इंजीनियरिंग यूज कर रहे हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग से जब भी कोई चीज बनाते हैं तो उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट। क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है बैक्टीरिया एंड वायरस आर यूज एज अ वेक्टर। सही बोल रहा है, बैक्टीरिया वायरस यूज करते हैं वेक्टर की तरफ में। हाँ यूज करते, तो जाहिर सी बात है दोनों ऑप्शन क्या होंगे? सही होंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, नहीं सी है। बोथ 1 एंड 2 दोनों ही करेक्ट हैं। ए भी सही है और सही है भाई। सब लोग क्लियर हो गया, इजी है। अब जब आप लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ोगे, चैप्टर है आपका कौन सा?
जेनेटिक इंजीनियरिंग तो उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, बीटी कॉटन पढ़ेंगे, वैक्सीन वगैरह पढ़ेंगे, तब जाके हमें पूरा बायोटेक्नोलॉजी में इसके बारे में हम लोग वहां पे बात करेंगे, डिटेल में बात होगी, तब समझ में आएगा कैसे होगा। पहले जेनेटिक्स पढ़ेंगे, डीएनए आरएनए पढ़ेंगे और उसके बाद वैक्सीन पढ़ेंगे, ये सब पढ़ना है आप लोगों को। तो जाहिर सी बात अगर कोर्स को ठीक से पढ़ते चलें चैप्टर बाय चैप्टर, तो यूपीएससी का 90% पेपर जो है आपके जो सिंपल कोर्स है, जो बेसिक कोर्स है, उसी से आता है। तो सही एग्जाम्पल क्या है, सामने दिया, समझ में आ रहा है, तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, बाद में बात कर लेंगे, पहले देखते हैं। पहले फर्टिलाइजेशन देखते हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन। निषेचन क्या होता है, मां का क्या होता है, एग, मां के पास क्या होता है, पिता के पास क्या होता है, इस तरह का क्या है, स्पर्म, इसके अंदर क्या है, स्पर्म के अंदर न्यूक्लियस, और एग के अंदर भी क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस। एक चीज होती है जिसको शायद आप लोगों को पता हो, क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, बोलो हाँ कि ना। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का पावर हाउस, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये आपका स्पर्म है, इसका ये क्या हो गया, हेड, ये क्या चीज हो गया, मिडिल पीस, गर्दन कह सकते हैं, और ये क्या चीज है, टेल। फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे हम लोग इसे। हेड है, मिडिल पीस है और टेल है। हेड में क्या होता है, न्यूक्लियस। मिडिल पीस में क्या पाए जाते हैं, मिडिल पीस में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, सही है। और ये टेल है, टेल चलती रहती है, हिलती है, और हिलती है तो जाहिर सी बात इसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कौन देगा, पक्का माइटोकॉन्ड्रिया, बोलो हाँ कि ना। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म का केवल अंदर क्या जाता है, सिर, स्पर्म का सिर अंदर जाता है, और मिडिल पीस और टेल कहां रह जाती है, बाहर, बोलो हाँ कि ना। मिडिल पीस और टेल कहां रह गई, नीचे, बाहर ही रह गई, अंदर एक के अंदर प्रवेश नहीं किया। तो जब बच्चा पैदा होगा, ये दोनों, मां का न्यूक्लियस और पिता का न्यूक्लियस आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, मिक्स हो गए, और एक नया न्यूक्लियस बन गया। क्या, कौन सी क्रिया संपन्न हुई अभी अभी, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। बच्चे में कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया आता है, मां का कि पिता का, केवल मां का। पिता का माइटोकॉन्ड्रिया कहां रह गया, बाहर रह गया, बोलो हाँ कि ना। तो आप लोगों के शरीर में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया, वो आपको कहां से मिले हैं, आपकी मां से। और आपकी मां को कहां से मिले थे, आपकी नानी से। और उनकी, आपकी नानी को कहां से मिले थे, उनकी माता से। तो हमारे शरीर में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया, जब पहला होमोसेपियंस पैदा हुआ होगा, पहला इंसान पैदा हुआ था, उसके शरीर में जो माइटोकॉन्ड्रिया था मदर के, वही माइटोकॉन्ड्रिया आज भी मां से मां में ट्रांसफर होते हुए हमारे शरीर में पहुंच गया, बोलो हाँ कि ना। सही है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया किसका है, मां का। अगर इस माइटोकॉन्ड्रिया में कोई गड़बड़ी है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, एनर्जी पैदा नहीं कर रहा, तो बच्चा मर जाएगा। ये एग सर्वाइव नहीं करेगा, एनर्जी क्या होगी, इसमें पैदा नहीं होगी, और बच्चे में कुछ अलग अलग तरह की बीमारियां आ जाएंगी। अब अगर कोई कपल है, कोई मदर है जिसके एग में ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया बनते जो कि ठीक से काम नहीं करते, तो कभी भी उसका बच्चे ठीक से पैदा नहीं होंगे, या पैदा होंगे तो उन्हें विभिन्न प्रकार की क्या होंगी, बीमारियां होंगी। अब इसका इलाज कैसे किया जाए, तो या तो फर्टिलाइजेशन के बाद हम क्या करें, मां का माइटोकॉन्ड्रिया क्या करें, निकाल दें, और किसी दूसरी औरत से, किसी दूसरी लेडी का माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि कैसा हो, ठीक हो। ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, किसी दूसरी लेडी के एग से माइटोकॉन्ड्रिया निकालें और उसको कहां डाल दें, इस लेडी की बॉडी में, एग में डाल दें। तो अब इसके एग में माइटोकॉन्ड्रिया पहुंच गया। ये माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी है कि अनहेल्दी है, इसको किसी डोनर ने दिया है, बोलो हाँ कि ना। किसने दिया, किसी डोनर ने दिया। अब इस बच्चे को किसी भी तरह की बीमारी होगी, नहीं होगी। माइटोकॉन्ड्रिया से आपका शरीर के बारे में कोई जो जीन्स हैं वो कहां पड़े हैं, न्यूक्लियस के अंदर है। तो जाहिर सी बात है उसी माता पिता का बच्चा तो वही होगा, बस उसका माइटोकॉन्ड्रिया किसका है, किसी डोनर का है। तो चाहे बच्चा पैदा होने से पहले एग में माइटोकॉन्ड्रिया इंसर्ट करो, तो यानी निषेचन से पहले माइटोकॉन्ड्रिया डाल दो, या निषेचन के बाद माइटोकॉन्ड्रिया डाल दो, तो दोनों ही तरीकों से इस बच्चे का इलाज किया जा सकता है। बोलो हाँ कि ना। समझ में आ गई कहानी। अब जरा क्वेश्चन देख लो। अगर ये कहानी हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ी होती तो देखते हैं क्या होता है। हेरिडिटरी डिजीज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हेरिडिटरी डिजीज या अनुवांशिक रोग है, वो है जो माता पिता से किसमें पहुंच जाते हैं, बच्चों में। मां में गड़बड़ी थी तो बच्चे में भी क्या होगी, गड़बड़ी आएगी। देखिए नंबर 1,
Passing on mitochondrial disease from parent to child can be prevented by mitochondrial replacement therapy either before or after in vitro fertilization of egg. सही है, सही है ना? ये अगर फर्टिलाइजेशन से पहले या बाद में उसमें क्या डाल दें, माइटोकॉन्ड्रिया डाल दें, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कर दें, रिप्लेसमेंट कर दें, बदल दें उसको, तो इस थेरेपी का नाम क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा इसको सही किया जाता। अ चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर। सही है, तो जाहिर सी बात है फादर के माइटोकॉन्ड्रिया तो कभी प्रवेश करेंगे ही नहीं, कहां रह जाएंगे, बाहर रह जाएंगे। तो हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित अगर कोई रोग है तो कहां से प्राप्त होगा, वहां से। तो यानी कि दोनों ही ऑप्शन कैसे हैं, सही है। और ये कितना सिंपल सा सवाल है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम पढ़ेंगे। अभी तो तुम लोगों बैच नया स्टार्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात अभी तो बहुत टाइम है इसमें आने में। जेनेटिक इंजीनियरिंग तब पढ़ेंगे जब हम डीएनए आरएनए वगैरह सब पढ़ लेंगे, साइटोलॉजी पढ़ेंगे, तब जाके जेनेटिक इंजीनियरिंग पे शिफ्ट करेंगे। लेकिन अगर ये सिंपल हमारा जो क्लास नोट्स है सीधे सीधे उसी से ये निकल कर आ रहा है। बोलो कि कहते ना यूपीएससी कहां से पूछता सवाल, कहां से पूछता समझ में नहीं आता, कहां से पूछता, आपके नोट से पूछता है। इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है? तो चलो आगे चलते हैं। फिर से जेनेटिक इंजीनियरिंग, इस बार जेनेटिक इंजीनियरिंग से कई सारे सवाल पूछे गए। अब इसको हम डिस्कस कब करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे क्लास में। किसमें डिस्कस करेंगे, क्लास में। एक कॉटन होता है जिसका नाम है बीटी कॉटन, नाम सुना कभी? कौन सा कॉटन? बीटी कॉटन, बीटी कपास। बीटी कपास जेनेटिक इंजीनियरिंग से तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है बच्चे? जेनेटिक इंजीनियरिंग में। इस कपास में एक विशेष प्रकार का जीन होता है, ठीक है। उस जीन की वजह से ये कपास जो है जहरीला पदार्थ बनाता है। क्या बनाता है? टॉक्सिक मटेरियल। जड़ तना पत्ती सब जगह क्या बनेगा, जहर बनेगा। उस जहर का नाम भी होता है, क्या नाम है? क्राई प्रोटीन। कौन सा जहर बनता है? क्राई प्रोटीन या क्रिस्टल प्रोटीन। अगर ये पत्ती तोड़ के तुम खा लो तो तुम्हारे ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मनुष्यों के लिए ये हानिकारक नहीं होता। लेकिन अगर कोई कीड़ा इसको खा ले, कपास की पत्ती को, तो कीड़े की तुरंत क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। कीड़ों के लिए जहरीला होता है, इंसान के लिए जहरीला नहीं होता। इसमें क्या पाया था? स्पेशल तरह का जीन। वो जीन कहां से हमें प्राप्त होता है? एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? बीटी बैक्टीरिया का क्या नाम है? तो बीटी बैक्टीरिया का जीन निकाल के किसमें डाल दिया हमने? कपास में। अगर ये बैक्टीरिया कीड़ा खा ले डायरेक्टली तो कीड़े की मौत हो जाती है। साइंटिस्ट ने देखा, मिट्टी में पाया जाता है बैक्टीरिया। कहां पाया जाता है? मिट्टी में। तो वैज्ञानिकों ने देखा अगर कीड़ा गलती से ये बैक्टीरिया खा लेता तो कीड़े की क्या हो जाती है? फिर कीड़ा कौन सा प्रोटीन, ये बैक्टीरिया का कौन सा प्रोटीन बनाता है? ट्राई प्रोटीन या क्रिस्टल प्रोटीन। तो वो ट्राई प्रोटीन बनाने वाला जीन यहां से निकाला बैक्टीरिया से, किसमें डाल दिया? कपास में। इस कौन सी क्या किया हम लोगों ने? जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इस तकनीक का नाम होता है बॉलगार्ड। क्या नाम है? बॉलगार्ड। इस तकनीक का नाम क्या है? बैक्टीरिया के जीन्स को इसमें डालने के जीन तकनीक का नाम क्या है? बॉलगार्ड। नोट्स में लिखेंगे हम लोग। तो चलो देखते हैं। बॉलगार्ड 1 एंड बॉलगार्ड 2 टेक्नोलॉजीज आर मेंशन्ड इन द कंटेक्स्ट। बॉलगार्ड 1 और बॉलगार्ड 2 तकनीक क्या है? क्लोनल प्रोपोगेशन ऑफ क्रॉप प्लांट, फसली पौधों का क्लोन के द्वारा विस्तारण। नंबर 1 पहले सुन लेते हैं। डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का उत्पन्न करना, जीन्स जिनके मॉडिफाई कर दिए गए। प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस, पौधे की ग्रोथ वाले पदार्थों का निर्माण करना। प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर का निर्माण करना। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर बी, डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट। ये कौन सा पौधा है? फसली पौधा है। और इसको हमने क्या किया? इसको जीन्स को क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया। किसका जीन्स डाल दिया? बीटी। किसका? बैक्टीरिया का। बीटी का फुल फॉर्म भी होता है बैसिलस thuringiensis, लंबा नाम है, ठीक है, याद हो जाएगा बाद में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत टफ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम के लिए। हम लोग बार बार कहते हैं कि क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। इस तकनीक का नाम क्या है? बॉलगार्ड। समझ में आ गया सब लोगों को? तो क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट। फिर है एकदम सिंपल एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन इस सवाल का जवाब जो है ये बहुत दिक्कत में निकला, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा। द इन प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक्ड डिपेंड्स मेनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रेशर कुकर में जो खाना पकता है उस खाने का जो टेम्परेचर है, तापमान, वो किस पर निर्भर करता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो खुले बर्तन में अगर हम खाना पकाते हैं, ध्यान दीजिए, अगर हम खुले भगोने में खाना पकाते हैं
तो इसका टेम्परेचर कितने डिग्री पे खाना पकता है? पानी का उबलने का टेम्परेचर क्या होता है? 100 डिग्री। तो 100 डिग्री से कितनी भी तेज आंच कर दो, फ्लेम को कितना भी तेज कर दो, पानी इस सोल्यूशन का टेम्परेचर कभी भी 100 डिग्री से ऊपर। लेकिन अगर ढक्कन लगाते हैं तो ढक्कन लगाते हैं तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा बेटा कि घटेगा? और एक चीज आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जब प्रेशर बढ़ता है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट पी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? बढ़ जाता। तो यानी अब अगर ढक्कन लगा दो तो खाना करीब करीब कितने डिग्री पे उबलेगा? खाने का पानी का उबलने का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? पहले खाना कितने पे उबल रहा था? 100 डिग्री पे। ढक्कन लगाने के बाद प्रेशर बढ़ा और अब खाना कितने पे पक रहा है? 105 डिग्री। और इसी चीज को प्रेशर अगर हम बढ़ाने के लिए इस खाने को किस में रख दें? किस में डाल दें? प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में क्या होगा? प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जैसे हम बताएं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता था पानी का बॉइलिंग पॉइंट, जो पानी पहले 100 डिग्री पे उबल जाता था, अब यहां उबल रहा था कितना? 105 पे। अब कितने पे उबलेगा? तो यहां पे खाना कितने डिग्री पे पक रहा है? 180 121 डिग्री पर। और यहां खाना कितने उबल रहा है? 100 डिग्री पे। तो ये किन बातों पे इसका टेम्परेचर डिपेंड करेगा? नंबर एक, फ्लेम को अगर धीमा कर दो तो टेम्परेचर क्या होगा? कम हो जाएगा। और अगर आपका सीटी का छेद, सीटी निकाल दो, सीटी उसमें से क्या करें? निकाल दें, तो भाप बाहर निकलने लगेगी तो प्रेशर क्या होगा? तो भी टेम्परेचर क्या होगा? तो जाहिर सी बात है ये वाला छेद जो है जिससे भाप निकलेगी उस पे, और फ्लेम का जो फ्लेम है, फ्लेम धीमी है या तेज, उस पर इस खाने का टेम्परेचर डिपेंड करता है। सही है? तो देखते हैं क्या है, किन किन चीजों पे होता है। ऑप्शन नंबर एक, एरिया ऑफ द होल इन द लिड, जो ढक्कन है उसमें जो छेद है उस पर डिपेंड करता है। अगर छेद एकदम महीन कर दो, सुई जितना पतला कर दो, तो प्रेशर निकलने में क्या होगा? दिक्कत होगी। तो टेम्परेचर क्या रहेगा? बढ़ा रहेगा। तो जाहिर सी बात है इस छेद पर निर्भर करता। दूसरा, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, फ्लेम का टेम्परेचर कैसा है? धीमा है, कम गर्म है कि तेज गर्म है, तो उस पर डिपेंड करता है। हाँ करेगा। और वेट ऑफ लिड, ढक्कन का भार कितना है, उस पर डिपेंड नहीं करता। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 और 2 आर राइट एंड 3 इज नॉट। सही है? कंसीडर द फॉलोइंग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इनमें से कौन सिंथेटिक, और ये भी सवाल जो है ये भी सीधे नोट से आया है। ये जो सवाल नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये भी सीधे कहां से आया है? सीधे नोट से आया है। तो चलो देखते हैं। एक साहब थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम था? उन्होंने किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक दवा है, मेडिसिन, जिससे बैक्टीरिया वगैरह क्या होते हैं? मर जाते हैं। तो कहानी यह है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे उन्होंने क्या किया कि डिश या छोटी छोटी कटोरियां होती हैं लेबोरेटरीज में, ठीक है, पेट्री डिश कहते हैं इनको। तो इन डिश पे क्या होता है? सिंथेटिक मीडियम इस पर लगा रहता है। इसमें न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन मतलब जिसपे कोई चीज ग्रो कर सके। तो उन्होंने क्या किया, इस पे एक पानी लिया, पानी में बैक्टीरिया थे, और बैक्टीरिया को ब्रश से डिप किया, पानी को डिप किया ब्रश को, ब्रश को इस पे ऊपर क्या किया? कोट कर दिया। तो इसमें क्या पहुंच गया? बैक्टीरिया पहुंच गया। इसमें न्यूट्रिशन है? हाँ है। तो बैक्टीरिया की क्या होने लगेगी? ग्रोथ। और इसका वो अध्ययन कर रहे थे। कौन अध्ययन कर रहा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इस चीज का अध्ययन कर रहे थे। कुछ दिनों के लिए वो अपनी लैब को बंद करके कहीं बाहर चले गए, हॉलीडे पे चले गए 5-7 दिन के लिए। लेकिन गलती से ये डिशेस को बंद करना और ढकना वो भूल गए थे। जब लौट कर आए तो उन्होंने देखा इस पर एक तरह का फंगस उग रहा है। मतलब बैक्टीरिया यहाँ पर, बाकी जगह पे तो बैक्टीरिया थे, लेकिन जहां पर जितनी दूर में फंगस उग रहा था वहां से बैक्टीरिया क्या हो गए थे? साफ हो गए थे। जब उन्होंने इस फंगस का अध्ययन किया तो पता चला कि ये कौन सी फंगस है? पेनिसिलिन। क्या नाम है फंगस का? पूरा नाम था पेनिसिलियम नोटेटम फंगस का। इसमें फंगस उग रही थी और फंगस एक तरह के केमिकल को रिलीज कर रही थी। किस केमिकल को रिलीज करती थी? पेनिसिलिन। किस केमिकल को रिलीज करती है? पेनिसिलिन को रिलीज करती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर जा रहे थे। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। और उन्होंने इस फंगस को एक्सट्रैक्ट किया, कल्चर किया, और इससे क्या बना ली? एक दवा बनाई जिसका नाम क्या था? पेनिसिलिन। बोलो हाँ कि ना? पहले पुराने जमाने में लोग जो है जब गोली लगती थी तो गोली लगने से आदमी नहीं मरता था। गोली लगनी, छोटी सी ब्रश करते हुए चली गई गोली, छोटा सा घाव है, तो गोली के घाव से नहीं मरते थे। घाव जब सड़ने लगता था तो सेप्टिक हो जाता था और सेप्टिक से मर जाते थे। जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की तो जाहिर सी बात है घाव वगैरह पे कभी भी घर में चोट लगी सफ्रामाइसिन लगाते हैं, ट्यूब आती है, वो भी क्या है? एंटीबायोटिक दवा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है,
ये सारी की सारी क्या है, एंटीबायोटिक दवा, कुछ स्किन पे लगाई जाती है, कुछ टैबलेट के रूप में आती है, खा ली जाती हैं और शरीर के अंदर बैक्टीरिया वगैरह को क्या करती हैं, मार देते हैं। जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, गले में खराश वगैरह कोविड-19 में थे तो डॉक्टर सबसे ज्यादा लिख रहे थे लखनऊ पे एजिथ्रोमाइसिन, है ना। तो जाहिर सी बात, सबसे पहले क्या था, जब डॉक्टर शुरुआत में कोविड-19 फैलना शुरू हुआ था लखनऊ में, तो जो भी आदमी डॉक्टर के पास आता था, साहब गले में खराश ऐसी फील हो रही थी, कोविड-19 का पहला लक्षण, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या लिखते हैं, लो एजिथ्रोमाइसिन ले जाओ और गले की खराश। और इवन जो है तो शुरुआती दौर में जो प्रोटोकॉल्स थे उसमें कई सारी दवाएं थी, उसमें एजिथ्रोमाइसिन भी थी, बाद में हटा दी गई, खैर कहानी अलग। तो कहानी में कौन कौन उगा था, न्यूट्रिशन मीडियम में बैक्टीरिया उग रहा था और फंगस, ये दोनों लोग न्यूट्रिशियस मीडियम में उग जाते हैं। लेकिन वायरस जो होता है उसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है, एक जिंदा सेल। आर्टिफिशियल मीडियम में वायरस ग्रोथ नहीं कर सकता। बैक्टीरिया और फंगस तो ग्रोथ कर सकते हैं लेकिन वायरस ग्रोथ नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता, वायरोलॉजी जब पढ़ेंगे तब वहां पे बात कर लेंगे क्यों नहीं रीजन है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग, इनमें से कौन कल्चर या आर्टिफिशियल या सिंथेटिक मीडियम में ग्रोथ कर सकता है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन 2 फंगस, ऑप्शन 3 वायरस। इसमें से कौन सही होगा, बैक्टीरिया और वायरस ग्रोथ कर सकता है लेकिन, सॉरी बैक्टीरिया और फंगस ग्रोथ कर सकता है लेकिन वायरस नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 and 2 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर। क्लियर है, सारा चीज एकदम बेसिक है, कॉन्सेप्चुअल है, कोई भी कहीं से हाई फाई सवाल नहीं है। यूपीएससी ने इस बार जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे कैसे हैं, एकदम बेसिक है, सारे के सारे नोट से सीधे आ जाते हैं। और इसका अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम आपको इजीली समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया, नेक्स्ट चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित स्टेटमेंट्स के बारे में बताइए, कथनों के बारे में विचार करिए। अब मैं नहीं बताऊंगा, मैं आप लोग बताइएगा। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 है, स्टेटमेंट नंबर 1, एडिनो वायरस हैव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। एडिनो वायरस जो सर्दी जुकाम का वायरस होता है उसमें जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, जबकि रेट्रो वायरस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। जबकि रेट्रो वायरस में कैसा डीएनए होता है, पता नहीं क्या चीज है रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस में कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड। अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एडिनो वायरस में कैसा स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। और रेट्रो वायरस को, रेट्रो वायरस जानते हो क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें डीएनए नहीं पाया जाता, क्या पाया जाता है, और आरएनए कभी भी सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता है, सॉरी डबल स्टैंडर्ड नहीं होता, कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। कथन नंबर 1 क्या होगा, सही कि गलत, गलत हो गया। क्या कह रहा है, डीएनए कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड, जबकि वाकई में डीएनए कैसा होता है, डबल होता है। तो अब कथन नंबर 1 गलत हो गया, सही है। नंबर 2, कॉमन कोल्ड इज समटाइम कॉज्ड बाय एन एडिनो वायरस। साधारण सर्दी जुकाम एडिनो वायरस से होता है, सही है। जबकि एड्स इज कॉज्ड बाय रेट्रो वायरस, जबकि एड्स रेट्रो वायरस से होता है। एड्स वाला वायरस जो है आरएनए वायरस होता है। कौन सा वायरस है, आरएनए वायरस। तो जाहिर सी बात है दूसरा कथन, पहला कथन गलत है जबकि दूसरा सही है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, ओनली 2, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है भाई, ये भी कैसा है, सीधे नोट से सवाल आया है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, 71। बहुत अच्छा सवाल है, और अगर कोई अपनी आंख कान और नाक खुले रखता होगा तो उसको ये सवाल आसानी से सॉल्व कर ले गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट। मॉस्किटो मच्छर भगाने की दवा के तौर पे किसका यूज किया जा सकता है, इनसे बनाई जाती है दवा। कांग्रेस ग्रास, आप लोग गेस करिएगा, कांग्रेस ग्रास, एलिफेंट ग्रास, लेमन ग्रास या नट ग्रास। सही ऑप्शन क्या है, लेमन ग्रास। कौन सी ग्रास है, आजकल अगरबत्ती एक आने लगी है मार्केट में, हम कई जगह देखें, कई सारे जगह पे कंफर्ट की अगरबत्ती आती है, 10 रुपए 20 रुपए की अगरबत्ती आती है। अगरबत्ती जला दीजिए, खुशबू भी आती है उससे अच्छी सी, और मच्छर भी क्या होते हैं। आज जाना तुम लोग सबके सब अपने आसपास की दुकानों पे और जरा वो अगरबत्ती मांग कर देखना, खरीदने की जरूरत नहीं है। नहीं, बात सुनो पहले, कौन सी अगरबत्ती, मच्छर भगाने की अगरबत्ती है वो, पूजा वाली नहीं है। बस वो दिखती कैसी है, अगरबत्ती जैसी, ठीक है। नाम क्या है अगरबत्ती का, कंफर्ट के। सब लोग जानते हो कि आजकल हर जगह मिल रही है, और उस पर लिखा रहता है क्या चीज उसमें पड़ी है, हैं? तो आंख कान नाक कान अगर खुले होंगे तो जाहिर सी बात है क्या, आईएएस का ये वाला सवाल निकल जाता है। कौन सा, कॉमन सेंस की बात भी है, क्या चीज पड़ी होती है, लेमन। उसमें लिखा है मोटे मोटे अक्षरों में, इट इंक्लूड्स लेमन ग्रास, और लेमन ग्रास का नाम होता है सिट्रोलेना, ठीक है। तो ये क्या है, लेमन ग्रास है।
अगला सवाल भी मैं बात आपको बता देता हूं। आपके घर में मॉर्टिन ऑल आउट कुछ है तो आज जाना, हम बताएंगे नहीं अभी उसमें क्या केमिकल पड़ता, आज जाना और जाके देखना, उसको पढ़ के देखना उसमें कौन सा केमिकल पड़ा होता जो कि मच्छर को भगाता है। और एक और काम करना, अगर घर में हिट पड़ा हो तो हिट भी जाके देखना कि हिट में कौन सा केमिकल पड़ा। अगला सवाल वहां से आएगा। अब अगले साल आता कि उसके अगले साल आता वो आपकी लक पर है, आएगा जरूर। और पिछले 2-3 साल से हम बताते आ रहे हैं, इस चीज को पढ़ते रहिए, यहां से सवाल आने की पूरी संभावना है। ठीक है भाई, पढ़िएगा, इसको ढूंढ के लाइएगा। कल की क्लास में आप लोग बताइएगा कि सर ऑल आउट में ये पड़ता है, ये वाला केमिकल, और हिट में ये वाला, फिर हम बताएंगे उसका। ठीक है, फिर देखें, कंसीडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये अभी चूंकि आपने क्लास पढ़ी नहीं है, अभी आपका बैच स्टार्ट ही हो रहा है, तो जब पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में, क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं, तो क्लासिफिकेशन में हम लोग 2 चीज पढ़ते हैं। एक चीज का नाम होता है साइनोबैक्टीरिया, नाम सुना कभी? साइनोबैक्टीरिया, या इसको कहते हैं साधारण भाषा में ब्लू ग्रीन एल्गी, ये तो नाम सुना होगा, ब्लू नीले हरे शैवाल। और एक चीज और होती है जिसका नाम होता है डायटम्स। क्या नाम है? डायटम्स। ये दोनों ऐसे जीव हैं, कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इनको देखने के लिए क्या जरूरत होती है? माइक्रोस्कोप में ही ठीक से दिखाई पड़ते हैं। और इनको देखने के लिए आपको बेसिकली जो चीज चाहिए होती है वो क्या चाहिए होती है? ये तो माइक्रोस्कोपिक है। और दूसरा, ये क्या करते हैं? समुद्र में पाए जाते हो, क्या खाते हैं? भोजन को प्रोड्यूस करते। तो क्या है? उत्पादक हैं कि उपभोक्ता है? प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं? प्रोड्यूसर। पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, इसमें से कौन प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं? कोपियोपोड, कोपियोपोड जो होता है कीड़ा होता है, और साइज ये बड़ा है, तो जाहिर सी बात है खाना पैदा करने वाली मशीन नहीं, क्या है? खाना खाने वाला है। दूसरा है साइनोबैक्टीरिया, क्या सही है? तीसरा है डायटम्स, सही है। और तीसरा फोरा एमनीफेरा, ये भी क्या होता है? अलग तरह का ऑर्गेनिज्म, ये भी कीड़े, खाना पैदा नहीं करता, क्या खाने को कंज्यूम करता। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया और डायटम्स, ये दोनों खाने को प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें पूछ रहा है 3 एनिमल्स के नाम दिए हैं, क्वेश्चन नंबर है 73। 3 एनिमल्स के नाम दिया, इसमें से कौन अपने शरीर की रक्षा करने के लिए खुद को रोल कर देता है? रोल करके बॉल बना देता है। और आप लोग अंदाजा लगाना, ठीक है, और देखते हैं कौन कौन से। पहला है हेजहॉग, दूसरा है मरमट, और तीसरा है पेंगोलिन। तो इसमें से जो पहला है, तीसरा नंबर का, जिसका नाम है पेंगोलिन। पेंगोलिन जो होता है एक जानवर होता है, शरीर क्या होता है? इस पे बहुत ज्यादा स्केल्स होते हैं, और जब भी इस पे हमला होता है शरीर को क्या करता है? रोल कर देता है। और दूसरा ऑर्गन होता है, जिसका दूसरा जीव है जिसका नाम है हेजहॉग। हेजहॉग भी ये काम करता है। वो भी क्या करता है? जब उस पे हमला होता है तो क्या होता है? शरीर को रोल कर देता। तो ये दोनों जो है शरीर को रोल कर देते हैं। मरमट पहाड़ों पे पाया जाता है और ये शरीर को रोल नहीं करता। बीवर जैसा एनिमल होता है, कुछ मूवीज में बीवर जैसे एनिमल छोटे से होते हैं, ये अपने शरीर को रोल नहीं करता। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हेजहॉग और पेंगोलिन, जबकि मरमट इसका सही ऑप्शन नहीं है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में चलते हैं और देखते हैं मैग्नेटाइट पार्टिकल्स जो कि न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, दिमाग से संबंधित रोगों को पैदा करते हैं, वो निम्नलिखित में से कहां से निकलते हैं? मैग्नेटाइट पार्टिकल क्या चीज होती है, पहले वो समझते हैं। जब भी कोई मेटेलिक पार्टिकल, धात्विक चीज घिसती है, या कोई फ्यूल वगैरह बर्न होता है, तो उसमें से कौन से पार्टिकल्स निकलते हैं? मैग्नेटाइट पार्टिकल्स निकलते हैं। सही है। फॉसिल फ्यूल बर्न करेगा, पेट्रोल डीजल कोयला बर्न करेगा, तो क्या निकलेगा? मैग्नेटाइट निकलेगा। या फिर कोई मेटेलिक चीज, जैसे इंजन वगैरह में रगड़ होगी तो उससे भी क्या निकलेगा? एग्जॉस्ट से मैग्नेटाइट। और ये जो है पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। जब ये सांस के जरिए आपके खून में पहुंचते हैं, खून के जरिए कहां पहुंचते हैं? ब्रेन में, और ब्रेन में अलग अलग तरह के रोग पैदा करते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कहां कहां पाया जाता है। नंबर आप लोग गेस करिएगा। ऑप्शन ए, ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल, मोटर गाड़ियों के ब्रेक से ब्रेक लगेगा तो घिसाव होगा, फ्रिक्शन होगा, निकलेगा। जी हाँ, तो सही है। इंजन ऑफ मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल के इंजन से, इंजन में रगड़ हो रही है, निकलेगा? हाँ निकलेगा। तीसरा, माइक्रोवेव ओवन, नहीं, माइक्रोवेव ओवन से नहीं निकलेगा। चौथा, पावर प्लांट, बिजली पैदा करने के प्लांट, बिजली के पैदा करने के जो पावर प्लांट होते हैं उसमें क्या चीज जला के बिजली पैदा करते हैं? कोयला। क्या चीज को जलाते हैं? कोयला। तो हमने कहा डीजल, पेट्रोल और कोयला जलाओगे तो निकलेगा, तो पावर प्लांट से निकलेगा? हाँ निकलेगा। और टेलीफोन लाइन, तो क्या हो जाएगा? ब्रेक, इंजन ऑफ मोटर व्हीकल्स और पावर प्लांट, ये तीनों सही है, बाकी सब गलत है। तो 1, 2 एंड 4, और 1, 2 एंड 4 है ऑप्शन नंबर
सही है भाई, समझ में आ गया सब लोगों को? आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिल्टर फीडर? फिल्टर फीडर निम्नलिखित में से कौन है? पहले तो ये समझने से पहले पता चले फिल्टर क्या होता है, फिल्टर फीडर क्या होता है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं, मछली बना रहे इसका मतलब ये नहीं कि मछली ही है, ठीक है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि पानी को क्या करते हैं, अपने मुंह के अंदर पानी खींचते हैं, और इनके जो बॉडी होती है, बॉडी के अंदर लगा होता है फिल्टर। क्या लगा है? फिल्टर। और पानी को फिल्टर करके बाहर निकाल देते हैं। एक तरफ से पानी सी वाटर अंदर जाता है और दूसरी तरफ फिल्टर होकर बाहर छन्नी लगी होती है। छन्नी के लगे होने की वजह से जो भी सी वाटर के साथ जो भी खाने का सामान है, बैक्टीरिया, छोटे मोटे जीव जो वगैरह, वो इसके मुंह में अंदर रखकर क्या होते हैं, फंस जाते हैं। ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? फिल्टर फीडर। जाहिर सी बात, इनमें मुंह वगैरह बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होगा, माउथ बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होगा। और कैसा जीव होगा? सिंपल होगा कि कॉम्प्लेक्स होगा? सिंपल टाइप का एनिमल होगा। मुंह खोले बैठा है, पानी अंदर आ रहा है, छनकर बाहर निकल जा रहा है। तो पानी के साथ जो आ गया वो ले लिया श्रद्धा के अनुसार, और जो नहीं आया वो चला गया। दूसरी चीज, बड़ी चीज खा रहा है कि छोटी चीज खा रहा है? छोटी चीज। बड़े बड़े जानवर नहीं फिल्टर होंगे, मुंह के अंदर आएंगे ही नहीं, जाहिर सी बात है बहुत महीन महीन चीजें खा रहा होगा। सही है, तो चलो देखते हैं क्या हो सकता है। कैटफिश। कैटफिश मछली क्या होती है? काफी ज्यादा बड़ी होती है, और ये मछली जो है इतनी ज्यादा आक्रामक होती है कि चीजों को पकड़कर खा सकती है। ये फिल्टर फीडर नहीं है। दूसरा है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के कितने हाथ पैर होते हैं? 8। नाम ही क्या है? ऑक्टोपस। ऑक्ट का मतलब क्या होता है? 8। तो जिसके 8 हाथ पैर हों, वो हाथ पैर हैं क्यों? कि चीजों को पकड़कर। तो जब पकड़ के खाने के हाथ पैर हैं तो जाहिर तौर पर फिल्टर करने की जरूरत नहीं, तो ऑक्टोपस भी फिल्टर फीडर नहीं है। तीसरा पेलिकन। चौथा है ऑप्शन डी, पेलिकन। पेलिकन एक चिड़िया होती है। अगर आप लखनऊ चिड़ियाघर जाएं तो लखनऊ चिड़ियाघर में पेलिकन का बाड़ा है, वहां पे पेलिकन नाम के पक्षी होंगे। इतने बड़े बड़े पक्षी होते हैं और इतनी लंबी चोंच होती है, तो ये भी फिल्टर फीडर, चोंच से पकड़ के खाते। चौथा है ओएस्टर, सीपी, जिसमें मोती मिलता है। तो सीपी ऐसा जीव है जो जिसका मुंह वगैरह आपने कभी देखा ही नहीं होगा, और मुंह खोले जो भी मुंह जैसा, माउथ जैसा है, उसके अंदर क्या है, पानी अपने आप आता है, छनकर बाहर निकल जाता है, और पानी के साथ जो भी सामान खाने का है वो छानकर खाती रहती है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीपी या ओएस्टर। सही है भाई, क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। समझ में आ रही क्लास हम लोगों को? कोई ऐसा तो नहीं लग रहा पेपर टफ है? अब बताओ पेपर टफ है कि सरल है? इजी है। अगर नोट्स पढ़ते तो नोट्स से ही सारा का सारा मटेरियल आ जा रहा है, कहीं से एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल्स द वेदरिंग ऑफ रॉक इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड टू इंटर द साइकिल। जब हम आपको पढ़ाएंगे इकोलॉजी इन्वायरमेंट, तब आपको इसके बारे में बात करेंगे। तो कई तरह के साइकिल्स होते हैं, जैसे कि आपने जल चक्र पढ़ा है। जल चक्र क्या होता है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। पानी गया समुद्र में, सूर्य का प्रकाश पड़ा, उससे बने बादल, बारिश हुई, बारिश से नदियां बनी, नदी फिर से कहां पहुंच गई? समुद्र में। कौन सा चक्र पूरा हुआ? जल चक्र। ऐसे ही नाइट्रोजन साइकिल होता है, ऐसे ही फास्फोरस साइकिल होता है, और कौन सा दिया है? सल्फर साइकिल ऐसा होता है। तो इसमें से फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस कहां पाया जाता है? चट्टानों में। कहां पाया जाता है? चट्टानों में। कौन सी चीज पाई जाती है? फास्फोरस। और जब चट्टानें ये टूटती हैं और इनसे मिट्टी का निर्माण होता है, डस्ट का निर्माण होता है, डर्ट बनती है, तब ये फास्फोरस कहां रिलीज हो जाता है? एनवायरमेंट में। तो फास्फोरस साइकिल में फास्फोरस मेनली कहां फंसा रहता है? चट्टानों में। और जब चट्टानें विखंडित होती तो इनमें से क्या चीज निकलती है? नाइट्रोजन। कहां से आती है? हवा से आती है। इस कमरे में, जो ये कमरे में हम बैठे हैं, 78% कौन सी गैस भरी है? और 21% क्या है? ऑक्सीजन है। फास्फोरस है इस कमरे में? नहीं। फिर तीसरी सल्फर। सल्फर कहां से निकलती? वल्कन, वॉल्केनो। वॉल्केनो क्या हिंदी में कहते हैं? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से कौन सी गैस निकलती है? सल्फर साइकिल में वॉल्केनो का इन्वॉल्वमेंट है, जबकि नाइट्रोजन साइकिल में क्या है? हवा का। और फास्फोरस कहां से आता है? चट्टानों से। समझ में आ गया? तो कोई क्वेश्चन आगे के लिए बन गया यहां से, ठीक है। तो चलो देखते हैं कौन सा। और कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकलेगी? हवा से आएगी। सही है, चलो देखते हैं कौन सा साइकिल सही होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल द वेदरिंग ऑफ रॉक इज द मेन सोर्स ऑफ। निम्नलिखित में से किस चक्र में, बायोजियोकेमिकल चक्र में, चट्टानों के टूटने से ये न्यूट्रिएंट रिलीज होता है? कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल या सल्फर साइकिल? सही है, चट्टानों के टूटने से क्या रिलीज होगा? वेदरिंग ऑफ रॉक से। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्रेटिवोरस। ये इकोलॉजी इन्वायरमेंट का सवाल है, और डेट्रेटिवोरस उनको कहते हैं जो कि सड़ी गली चीजें खाते हैं, जो जमीन पे पड़ी हैं, सड़ गल रही हैं, वो खाते हैं। ये बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो चलो देखते हैं। पहला, अर्थवर्म।
केचुआ सड़ी गली मिट्टी खाता है, मिट्टी में जो भी खाने का कार्बनिक पदार्थ सड़ रहा है उसको खा लेता है, तो यह होगा, हाँ होगा। दूसरा है जेलीफिश, जेलीफिश कहाँ रहती है, पानी के, सड़ी गली चीज नहीं खा रही है, चीजें पकड़कर खाती है, मछलियां वगैरह पकड़कर खा लेती, तो ये डेट्रीवोरस नहीं है। तीसरा है मिलीपीड्स, मिलीपीड्स जिसको सूंडी कहते हो, गांव वगैरह में क्या कहते हैं, सूंडी, और जमीन पे चलती सड़ी गली चीजें खाती चलती है, तो ये भी क्या होगा, डेट्रीवोरस। फिर है सी हॉर्स, सी हॉर्स कहां पाया जाता है, समुद्री घोड़ा, समुद्र के अंदर होगा, नहीं होगा। चौथा है वुड लाइस, वुड लाइस, वुड कैसे कहते हैं, लकड़ी को, लाइस का मतलब कीड़ा, और लकड़ी का कीड़ा, जंगलों में ये वुड लाइस पाई जाती है। कैसी की लकड़ी खा रही, फ्रेश की सड़ी गली, सड़ी गली लकड़ी खा रही, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, अर्थवॉर्म, मिलीपीड एंड वुड लाइस आर डेट्रीवोरस, बाकी कैसे हैं, डेट्रीवोरस नहीं है, सही है, खत्म। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज दैट कैन एस्टेब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशन, फिर से ये इकोलॉजी एनवायरमेंट का सवाल है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सहजीवी संबंध, सहजीवी संबंध क्या होता, पहले तो वो हम समझेंगे। वह संबंध जिसमें दो लोग हों और दोनों क्या, दो भिन्न जातियों के लोग हों और दोनों एक दूसरे को क्या पहुंचाए, सिर्फ और सिर्फ लाभ, हानि ना पहुंचाए, क्या पहुंचाए, लाभ हानि ना पहुंचाए। अगर दोनों को एक दूसरे से अलग कर दो तो दोनों की ही क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सहजीवी संबंध। जैसे एग्जांपल कोई, जैसे पति और पत्नी का संबंध, कैसा संबंध है, सहजीवी संबंध है, साथ में रहते हैं, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, हानि नहीं पहुंचाते, और दोनों को अलग कर दो तो दोनों की मृत्यु हो जाती है, ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा होता है। फिर से सारा समझेंगे सहजीवी संबंध की खास बात क्या है। दो लोग होंगे लेकिन जातियां कैसी होंगी, भिन्न होंगी। पति की जाति क्या, होमो सैपियंस, और पत्नी भी क्या है, होमो, तो ये सहजीवी संबंध नहीं हो, जातियां क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। जैसे तुम हो, तुम्हारा नाम, तुम्हारा जूलॉजिकल नेम क्या है, होमो सैपियंस, और तुम्हारे पेट में है बैक्टीरिया, उसकी जाति अलग है, दोनों एक साथ रहते हैं, तुम बैक्टीरिया को रहने की जगह दिए हो और खाना देते हो, बदले में बैक्टीरिया तुम्हारे लिए क्या बना के देता है, तुम्हें विटामिन। दोनों की जातियां क्या हैं, अलग अलग है, दोनों एक दूसरे को क्या पहुंचा रहे हैं, लाभ, हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, बोलो हाँ कि ना। अगर हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, अगर बैक्टीरिया तुम्हारे पेट से निकल जाए तो बैक्टीरिया मर जाएगा, और अगर वो निकल गया तो विटामिन नहीं मिलेगा, तुम्हारी भी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो कैसा संबंध है, समझ में आ गया। तो सहजीवी संबंध क्लियर हुआ भाई, क्या होता है, एक ही जाति का व्यक्ति, जातियां क्या नहीं होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध। अब क्लियर हो गया सहजीवी संबंध, सिम्बायोटिक। और इस संबंध की खास बात क्या है, दोनों एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं, हानि लाभ पहुंचाते हैं। और अगर दूसरा इसका कि दोनों को अगर एक दूसरे से अलग कर दो तो दोनों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो। समझ में आ गया। तो चलो देखते हैं कौन होगा, कौन कौन इनमें से कौन जातियों जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दूसरी जातियों के साथ इस्टेब्लिश कर सकती। निडेरियन, फंजाई, प्रोटोजोआ। चलो देखते हैं। निडेरिया, निडेरिया जो होते हैं ऐसे जीव होते हैं जैसे कि आपका कोरल्स, मूंगा, और मूंगे की चट्टानें होती हैं। कहां होती है मूंगे की चट्टानें बच्चों, ग्रेट बैरियर रीफ, शायद नाम सुना हो, ऑस्ट्रेलिया के पास है मूंगा चट्टानें। और हम लोग अभी, आप लोग शायद पढ़े हो, कोरल ब्लीचिंग, मूंगा चट्टानों का रंग गायब हो रहा है, नष्ट हो रही। इन मूंगा चट्टानों में विशेष, मूंगा चट्टानें जो है जिस जीव से बनी होती है उनका, वो किस फाइलम में आते हैं, निडेरिया। किस फाइलम में है, टी साइलेंट होता है, कौन से फाइलम में, निडेरिया। शायद नाम सुना हो हाइड्रा, नाम सुना हाइड्रा, हाइड्रा का फाइलम क्या है, निडेरिया। इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं इन लोगों में जिनका नाम होता है निडोब्लास्ट। तो मूंगा चट्टानें क्या है, निडेरिया, और इसमें विशेष तरह के जीव जो हैं वो बैक्टीरिया वगैरह, ब्लू ग्रीन एल्गा इनके साथ रहते हैं। और कैसी रिलेशनशिप में रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन। क्योंकि समुद्र का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इस वजह से ये सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया वगैरह इसके अंदर रहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा अलग अलग तरह के रहते हैं, उनकी क्या हो रही है, मृत्यु हो रही है। इस वजह से कोरल का रंग क्या हो रहा है, उड़ता जा रहा है। और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की खास बात क्या है, एक अगर सदस्य की मौत होगी तो दूसरे की भी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो क्या निडेरियंस यानी कि क्या कोरल रीफ्स में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाई पड़ती है, बोलो हाँ दिखाई पड़ती है। दूसरा क्या है, फंजाई, फंगस। एक पेड़ होता है जिसको कहते हैं चीड़ का पेड़, नाम सुना है कभी, है चीड़ का पेड़। चीड़ के पेड़ की जो जड़ें होती हैं, चीड़ का पेड़ कहां पाया जाता है, पहाड़ों में मिलता है। कहां मिलता है, पहाड़ों में। और पहाड़ों में जो है इसमें सॉइल जो है डेफिशिएंट इन वाटर,
पानी की कमी है और साथ ही साथ मिनरल की कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए इसकी जड़ों में एक दूसरा जीव आके रहने लगता है और उसका नाम क्या है? फंगस। फंगस क्या करता है? जमीन से मिनरल यानी खनिज लवण और पानी यानी कि वाटर खींच कर किसको देता है? पेड़ को। पेड़ को फायदा है कि नुकसान? फंगस को अगर निकाल दो पेड़ की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। बदले में पेड़ इसको क्या, फंगस को क्या देता है? खाना। दोनों एक दूसरे को क्या पहुंचा रहे हैं? लाभ पहुंचा रहे हैं, हानि। कैसी रिलेशनशिप है? अब पेट में बैक्टीरिया पाया जाता है, अभी मैंने बताया था आप लोगों के, कैसी रिलेशनशिप थी? तो जाहिर सी बात है निडेरिया में होती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, हाँ होती है। फंगस में होती है, दिख रहा है। और प्रोटोजोआ, जो पेट में आपके पेट में बैक्टीरिया होता है, ध्यान रखो बैक्टीरिया प्रोटोजोआ नहीं होता है। गाय वगैरह के पेट में जो जीव पाए जाते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, कौन से होते हैं? प्रोटोजोआ। तो ये भी क्या दिखाते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो कौन सा हो जाएगा? 1, 2 एंड 3 तीनों कैसे हैं? करेक्ट है। बोलो हाँ कि ना, समझ में आ गया सब लोगों को? ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छे। अब आगे चलते हैं, लास्ट देखते हैं कोई क्वेश्चन बचा है। कहां तक पहुंच गए थे हम लोग? 80 तक। पेपर बहुत सरल था, जिसने हल्का सा भी नोट्स पढ़े होंगे वो कर ले गया होगा। फिर है आपका 80, व्हाट इज ब्लू कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, व्हाट इज ब्लू कार्बन। ब्लू कार्बन क्या चीज होती है? और इतना सरल सा है, तो क्लास में पढ़ाया था। एक साहब थे जिनका नाम था सीवी रमन। क्या नाम था? सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। उन्होंने एक इफेक्ट की खोज की थी। कौन सा इफेक्ट था? रमन प्रभाव, याद है? इसके लिए उन्हें कौन सा प्राइज मिला था? भारत को गिनती के नोबेल प्राइज मिले थे, उसमें से एक नोबेल प्राइज कौन सा था? सीवी रमन साहब का था। और किस क्षेत्र में मिला था? फिजिक्स में। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। और रमन प्रभाव क्या है? आसमान का रंग नीला क्यों होता है? समुद्र का रंग कैसा होता है? ब्लू इन कलर, पक्का रहेगा। समुद्र का रंग कैसा होगा? ब्लू इन कलर। अब बताओ ब्लू कार्बन क्या है? समुद्र का रंग कैसा होता है? नीला होता है, याद रहेगा। अब बताइए ब्लू कार्बन क्या है। नंबर 1, कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम। समुद्र और जो तटवर्ती क्षेत्र के जो पारिस्थितिकी तंत्र है उनके द्वारा अवशोषित की गई कार्बन। पहला सुन लेंगे, कार्बन सिक्वेस्टेड इन फॉरेस्ट बायोमास एंड एग्रीकल्चर सॉइल। जो आपके वन हैं, जंगल हैं और जो आपके कृषि है, उसमें जो कार्बन मिट्टी में जो स्टोर की जाती है उसका नाम ब्लू कार्बन है। तीसरा है कार्बन कंटेन्ड इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोल और प्राकृतिक गैस में स्टोर कार्बन को ब्लू कार्बन कहते हैं। कार्बन, चौथा ऑप्शन है कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन को ब्लू कार्बन कहते हैं। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए? याद रहेगा। सही ऑप्शन क्या है? ओशियन, समुद्र या कोस्टल इकोसिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब की गई कार्बन का नाम क्या होगा? दैट इज नोन एज ब्लू कार्बन। क्योंकि ओशन का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है, इसलिए इस कार्बन का नाम भी क्या रख दिया गया? ब्लू कार्बन। क्लियर हो गया। अब भूलोगे जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे। समुद्र का रंग कैसा होता है? नीला। और समुद्र में जो भी एल्गा है, जो भी पेड़ पौधा है, या समुद्र के किनारे तटवर्ती क्षेत्रों में जो पेड़ पौधे हैं, वो जो कार्बन को स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर, उस कार्बन का नाम होगा। क्लियर? इजी, खत्म। लास्ट सवाल जो है वो इकोलॉजी इन्वायरमेंट का है। बहुत अच्छा सवाल है और एक चैप्टर होता है आपका इकोलॉजी में, प्लांट सक्सेशन। ठीक है, इसको कहते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रम, इकोलॉजिकल सक्सेशन। और इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या चीज होती है वो हम आपको बताएं। जैसे कोई जगह चट्टान है, क्या है? केवल सूखी चट्टान है। चट्टान कैसी होती है? ड्राई होती है। चट्टान पर मिट्टी पाई जाती है? नहीं पाई जाती। अगर मिट्टी नहीं है तो कोई पेड़ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो पेड़ के लिए क्या चीज जरूरत है? किस चीज का निर्माण होना चाहिए? सॉइल का निर्माण होना चाहिए। क्या चाहिए? सॉइल का होना चाहिए। मिट्टी, मिट्टी के बिना पेड़ नहीं लग सकते, क्योंकि चट्टान कैसी है? पूरी तरह से ड्राई है। अब इस जगह पे सूखी चट्टान है और आगे चल के कई हजारों वर्ष बाद, सैकड़ों वर्ष बाद यहां पे क्या बनाना है हमें? मिट्टी। तो एक के बाद एक, पहला वो पेड़ आएगा जो इस सूखी चट्टान पे जीवित रह सके, उसके बाद वाला पेड़ आएगा, उसके बाद वाला पेड़ आएगा। तो चलो देखते कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है सक्सेशन में, इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्या है हमारे पास? ROCK, रॉक, चट्टान है। चट्टान कैसी है? ड्राई है, इसमें कोई पेड़ जीवित नहीं होगा। एक पेड़ होता है जिसका नाम होता है लाइकेन। पेड़ नहीं होता है, वनस्पति है। क्या नाम है? लाइकेन। लाइकेन की खास बात होती है, ऊपर का जो लेयर होती है वो किसका बना होती है? एल्गा।
एल्गा मतलब समझते हैं शैवाल, और एल्गा ये कौन सा एल्गा है? ग्रीन एल्गा। और नीचे की जो लेयर होती है वो किससे बनी होती है? फंगस की। फंगस किसकी तरह काम करता है? रूट की तरह, जड़ों की तरह। जमीन से क्या खींचता है? पानी। और क्या खींचेगा? मिनरल। जड़ की तरह काम करेगा। खाना बना लेता फंगस अपना खुद? नहीं बना पाता। तो पानी और मिनरल से जमीन से खींच के किसको ट्रांसफर कर देता है? एल्गा को दे देता है। और एल्गा कैसा है? किस रंग कैसा है एल्गा का? ग्रीन। और ग्रीन अगर कोई चीज है तो उसके अंदर कौन सी चीज रिएक्शन होती है? फोटो सिंथेसिस, या हिंदी में क्या नाम होगा? प्रकाश संश्लेषण। तो ये क्या बनाएगा एल्गा? प्रकाश संश्लेषण के लिए फूड। बोलो हाँ कि ना? लेकिन फूड बनाने के लिए इसको दो चीजें चाहिए। कौन चीज? पानी और मिनरल चाहिए। एल्गा और फंगस का क्या है? एसोसिएशन है। इस एसोसिएशन का नाम क्या है? दैट इज नोन एज, क्या कहते हैं इसे? लाइकेन कहते हैं। संबंध कैसा है? सिम्बायोटिक है, सहजीवी है। दोनों को अलग कर दो, इसको खाना नहीं मिलेगा, फंगस को मर जाएगा। एल्गा को पानी नहीं मिलेगा, वो भी मर जाएगा। जब तक दोनों साथ में है तो क्या होंगे? जीवित रहेंगे। बोलो हाँ कि ना? क्या नाम है फंगस इस स्ट्रक्चर का? लाइकेन। तो सबसे पहले चट्टान पे कौन उगता है? लाइकेन। लाइकेन क्यों उग पाता है? क्योंकि इसको मिट्टी की जरूरत नहीं होती। जो चट्टान के ऊपर नमी है उसी से काम चल जाता है। मिनरल्स वगैरह ये रिलीज करता है, केमिकल रिलीज करता है, और चट्टान के मिनरल्स को क्या करता है? घोलता रहता है, और इसका काम चलता रहता है। इस लाइकेन के उगने की वजह से चट्टान में पड़ जाते छोटे छोटे क्रैक। क्या पड़ गए? क्रैक या दरारें। और इसमें जो लाइकेन की गंदगी है, यानी कि जो सड़ने से जो बायोमास से कार्बनिक पदार्थ, वो क्या होगा? वो इकट्ठा होता रहेगा, कई सालों तक ये काम चलता रहेगा। लाइकेन जब कई सालों तक इकट्ठा होंगे, इस चट्टान पर एक कार्बनिक पदार्थों की पतली सी परत बन जाएगी। सही है? अभी तक चट्टान नग्न थी, लेकिन अब उस पर पतली सी कार्बनिक पदार्थों की लेयर बन गई। अब इस पर कौन से पौधे आ जाएंगे? छोटे पौधे आ जाएंगे, वो उगना शुरू हो गए। तो ये पौधे उगेंगे तो ये और भी ज्यादा क्या करेंगे? अलग अलग तरह के एसिड रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से क्रैक क्या करेंगे? इनकी और गहरे हो जाएंगे, और इनकी जड़ें जब इन क्रैक्स में जाएंगी तो क्रैक को और भी क्या करेंगी? फैला देंगी। बोलो हाँ कि ना? ठीक है? तो बड़े पौधे आ गए। उसकी वजह से कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी चट्टान के ऊपर की घटेगी? बढ़ने लगेगी, और धीरे धीरे कार्बनिक पदार्थ अंदर और बाहर दोनों जगह पहुंच रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा, अगला स्टेप। अब कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होगी? पहले से और ज्यादा आ गई। अब थोड़े और बड़े पौधे आने लगेंगे, है ना? और सॉइल का फॉर्मेशन, मिट्टी का निर्माण होना शुरू हो गया। फिर अगले स्टेप में ये वाले बड़े पौधे भी क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। वे छोटे कौन से पौधे आ जाएंगे? लकड़ी वाले पौधे, जिनकी हाइट कितनी होगी? 4 से 5 फीट, वो उगना शुरू होंगे। और अल्टीमेटली जो है पूरा का पूरा चट्टान नष्ट हो जाएगी। चट्टान की जगह क्या बन जाएगी? मिट्टी। और मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बच्चे ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी। पूरी की पूरी चट्टान वहां से नष्ट हो चुकी है, वो किस में कन्वर्ट हो गई? सॉइल में। किसकी वजह से ये सब हुआ? पौधों ने जो जड़ें अंदर पहुंच पहुंच के दरारों को फैलाती रही, केमिकल रिलीज करती रही, एसिड रिलीज करती रही, कार्बनिक पदार्थ की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती रही, उसकी वजह से यहां सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और अल्टीमेटली उस चट्टान पर, जहां 500 साल पहले कुछ चट्टान ही चट्टान थी, आज वहां पर घना जंगल है। इसको कहते हैं पार्थ की अनुक्रम या इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो सबसे पहले पौधा उगता है उसको पाइनियर कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइनियर। और जो सबसे बाद में आता है उसका नाम, उस सीरीज का, उस सेक्शन का नाम होता है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स में क्या है? वुडलैंड है, जंगल है। और पाइनियर में क्या था? शुरुआत कहां से की थी हमने? यही तो सवाल पूछा है। तो चलो देखो, कोई बताओ ये किसमें आया? इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट पूरा चैप्टर ही है, सीधे चैप्टर से वही उठा के पूछ लिया है। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। इस बार पूरा का पूरा पेपर जो है एकदम ट्रेडिशनल है, और लोगों को लग रहा है कि बहुत टफ पेपर पूछ लिया गया, बहुत टेक्निकल पूछ। कुल मिला के आपको 30 चैप्टर पढ़ने, 30 क्वेश्चन चैप्टर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब मिला करके। और वो 30 क्वेश्चन चैप्टर अगर आपके पढ़े हुए हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो आपके इसमें से जितने भी सवाल हैं उसके 95% सवाल से ज्यादा सवाल जो है वो आपके उसी 30 चैप्टर के अंदर है। तो वो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, यूपीएससी का प्री आराम से निकलता है। और आपकी गलती क्या आती है? आप दुनिया भर की चीजें पढ़ते रहते हैं। साइंस स्टैटिक पोर्शन है, उसको अगर एक बार तैयार, पूरा का पूरा स्टैटिक पेपर है, और हम कोट कर रहे हैं कि ये इस चैप्टर से आया, ये इस चैप्टर से आया है, सीधा का सीधा है। कहीं से कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लोग कह रहे थे बहुत ज्यादा टफ है, और चलो देखते क्या। इन नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट लाइकली टू फाउंड सर्वाइविंग ऑन द सर्फेस ऑफ सॉइल, नहीं, ऑन द सरफेस विदाउट सॉइल।
निम्नलिखित में से कौन सतह पर बिना मिट्टी के जीवित रह सकता है? फर्न, लाइकेन, मॉस, मशरूम। खत्म कहानी। कौन होगा? लाइकेन। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो बिना मिट्टी के ही जीवित रह सकता। पूरी कहानी बता दी आपको। जो चट्टान पे जीवित रह ले उसको मिट्टी की जरूरत क्या है? सही है भाई। लाइकेन में एक और सवाल आता है, एक चीज गैस होती है, अभी बता दे रहे हैं, क्योंकि पीसीएस का एग्जाम आने वाला 24 तारीख को, उसमें पूछा है। एक गैस होती है जिसका नाम क्या था? सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड। और लाइकेन नाम का पौधा जैसे ही वातावरण या वायुमंडल में, शहर की हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती, लाइकेन का पौधा सूख जाता है। लाइकेन कभी भी ऐसी, लाइकेन केवल उस हवा में जीवित रहेगा जो एकदम पूरी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होगी? फ्री। तो सवाल आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर द इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन? द राइट आंसर इज लाइकेन। लाइकेन जो है सल्फर डाइऑक्साइड में क्या होता है? समाप्त हो जाए। बोलो आगे ना, समझ में आ गया सब लोगों को? अच्छी तरह से पेपर डिस्कस किया। बेसिक कहां से आ रहा है? पूरा का पूरा पेपर बेसिक से। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल। थैंक यू।